सी एरर्स जो भी हम इनकाउंटर करते हैं, दे आर प्राइमरली कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज. That is called systematic errors and random errors. They are broadly divided into systematic errors, and the second broader category is random errors. Systematic errors have been further divided into the errors due to instruments, errors due to imperfection in techniques of measuring person, and third one is personal errors. So they are further categorized into instrument caused errors or instrumental error. Second one is technique error or procedural technique or procedural error. Third one is personal error. Instrumental errors, that is, this can be very easily understood that कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट है ड्यू टू मल्टीपल यूज या नॉट परफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, एंडिंग यू मीन्स कहाँ तक आपने किया था ये चीज, सिर्फ मैंने बताया था आखिरी लास्ट लेक्चर के, आई बिलीव ये कैलकुलेशंस वगैरह कराने के बाद आई हैड डिस्कस दिस थिंग. हाँ सर, वो लास्ट में हुआ था मेरा. देन एक्यूरेसी का डेफिनेशन एंड प्रिसीजन का डेफिनेशन. सर आप जनरल डिफरेंस बता सकते हो सर एक्यूरेसी और प्रिसीजन का? हाँ बिल्कुल. जनरल डिफरेंस देखो, जैसे अगर मान लो मेरे पास एक चीज तो ये है कि ट्रू वैल्यू अगर पता है, ठीक है, किसी भी चीज का किसी भी मेजरमेंट का ट्रू वैल्यू अगर मुझे पता है, तो आप जो मेजर करोगे उसको भी मैं उसका एक्यूरेसी बता सकता हूँ वेदर इट इज एक्यूरेट कि नहीं. या फिर आप और हर्षित करते हो, या आप हर्षित और तीसरा अथर, या सारे बच्चे करते हैं क्लास के, ठीक है. सर मैं यहाँ सर सॉरी सर आई एम हर्षित सर मैं नहीं डाउट पूछा था. अरे ठीक है, दूसरा भी है. अच्छा, हर्षित ने पूछा था डाउट, ठीक है. अथर, दोनों अथर ने. सी माय पॉइंट इज, एक क्लास में अभी जैसे 5 बच्चे हैं, ठीक है, और मेरे पास कोई एक सामान है जिसका कि वेट या लेंथ मेजर करना है, ठीक है, वो मैंने आप लोगों को दिया मेजर करने के लिए. अब मुझे पता है कि उस ऑब्जेक्ट का लेंथ जो है, एवरेज लेंथ इज 5.2 सेंटीमीटर, ठीक है. और आप लोगों ने जो लेंथ कैलकुलेट किया उसको L1, L2, L3, L1, L2, L3 आर द मीन्स ऑफ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स विच यू हैव कंडक्टेड. मतलब आपने एक बार मेजर नहीं किया है, 2, 3, 4 बार मेजर करके उसका एवरेज निकाल के मुझे बताया है, ठीक है. यू हैव डन द प्रोसीड्यूर प्रॉपरली. पांचों लोगों ने जो एवरेज बताया, सपोज वो इस तरह से है, L1, L2, L3, L4 एंड L5,
ठीक है, 5 स्टूडेंट्स हैं, पांचों स्टूडेंट्स का एवरेज लेंथ जो आप लोग बता रहे हो, किसी का मान लो 5.3 आता है, किसी का 5.34 आता है, किसी का 5.28 आता है, किसी का 5.24 आता है और 5.35 आता है। ठीक है, तो ये हो गई मेरे एवरेज वैल्यू। नाउ दिस एवरेज वैल्यू इज, which average value is closest to the true value? The measurement which has been done by student 4 is closest to the true value. Is it okay? Hello? It is closest to the true value. Am I audible? Yeah, sir. Yes, sir. ठीक है, so this one is the most accurate. ठीक है, अगर ट्रू वैल्यू दिया हुआ है तो मोस्ट एक्यूरेट। अब यहाँ पर प्रिसीजन के लिए हम लोग क्या देखेंगे, प्रिसीजन के लिए इस चीज को नहीं देखना है मुझे, दिस इज ऑब्वियसली मोस्ट एक्यूरेट। प्रिसीजन के लिए मुझे ये देखना है कि ये परसेंटेज एरर, हाँ सॉरी, सर रिलेटिव एरर हाउ? हाँ, रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर किसमें कम आ रहा है, किसके कैलकुलेशंस में सबसे कम आ रहा है? रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर किसके कैलकुलेशंस में सबसे कम है? तो मान लो इसके कैलकुलेशन में रिलेटिव एरर इज 0.3%, इसके वाले में इट्स 0.1%, ठीक है, इसके वाले में इट्स 0.8%, इसके वाले में इट्स 0.7%, ठीक है, दिस वन हैज मे बी 0.4%। तो अब यहां पर मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू किसकी मिल रही है हमको? सेकेंड वाले स्टूडेंट की, दिस इज मोस्ट प्रिसाइज। ठीक है, प्रिसीजन वाला तो लीस्ट एरर के हिसाब से ही चलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि व्हाट इफ द ट्रू वैल्यू इज नॉट नोन टू मी। ठीक है, हर बार जरूरी नहीं है कि एक स्टैंडर्ड ट्रू वैल्यू हमको नोन ही होगी। ठीक है, व्हाट इफ द ट्रू वैल्यू इज नॉट नोन टू अस? इफ ट्रू वैल्यू इज नॉट नोन टू अस, तो फिर उस केस में हम इस सारे वैल्यूज का एवरेज लेंगे। डिफरेंट स्टूडेंट्स ने जो कैलकुलेट कर रखा है उसका एवरेज लेंगे। ठीक है, कम करके एंड एवरेज निकाल लेंगे। 16 16 5 16 25 So this by 5, so it becomes 5.302. Right? This is our average of all the students. Is it okay? ये वैल्यू समझ में आ रही है? All of you? Yes, sir. ठीक है, और now this value will become your true value. This will be taken as your true value. In absence of true value, if multiple peoples are doing an experiment, the average of their values, उन्होंने जो average निकाला है उसका weighted mean, उसका mean अगर मैं निकालता हूं, that is going to give me the true value. Hope this is clear to all of you. And अब इसके साथ जब comparison करेंगे
So this value is, this is going to be the most accurate one. बात समझ में आ रही है ना? अगर ट्रू वैल्यू दिया हुआ है तो मोस्ट एक्यूरेट क्या हो जाएगा, ये वाला फोर्थ स्टूडेंट का। ट्रू वैल्यू के एब्सेंस में हमारा ट्रू वैल्यू क्या रहेगा, 5.3 रहेगा। और वो जब कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट स्टूडेंट का जो वैल्यू कैलकुलेशन है, दैट इज गोइंग टू बी आवर मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू। आई होप दिस इज नाउ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हेलो, हेलो, Yes, sir. हाँ, क्लियर? Yes, still you have, I mean, anyone have any error? Sorry, anyone have any doubt? सर इसका मतलब लिटरल मीनिंग क्या होगा प्रिसीजन और एक्यूरेसी का? किसका लिटरल मीनिंग? सर प्रिसीजन और एक्यूरेसी का। ओके, प्रेसिजन और एक्यूरेसी का लिटरल मीनिंग ये होता है कि जो भी एक्चुअल वैल्यू है उसके कंपैरिजन में आपने जो कैलकुलेट किया वैल्यूज, वो कितना क्लोज है। जितना ज्यादा क्लोज होगा, यू आर मोर एक्यूरेट। प्रिसीजन का मतलब आप जो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कैलकुलेशंस कर रहे हो, मेजरमेंट्स कर रहे हो, उसमें आप कितने टेक्निकली इफिशिएंट हो। ठीक है, आप कितने टेक्निकली इफिशिएंट हो इन ऑर्डर टू परफॉर्म द प्रोसेस, ये प्रिसीजन बताता है। और साथ में दूसरी चीज जो प्रिसीजन बताता है वो ये बताता है हाउ इफिशिएंट इज योर इंस्ट्रूमेंट। तो प्रिसीजन से हमको दो चीजों का प्राइमरली पता चलता है। पहला, आपके पास कितनी टेक्निकल इफिशिएंसी है, सो दैट आपकी जो वैल्यूज हैं मेजर्ड किए हुए, वो कितना कम डिविएट हो रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास मेजरिंग इफिशिएंसी अच्छी रहेगी तो योर मेजरमेंट्स आर गोइंग टू बी क्लोज। दूसरी चीज, अगर अच्छा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रहा, ठीक है, मतलब लेंथ अगर मुझे मेजर करना है एंड अगर मेरे पास ऐसा मार्किंग स्केल है जो कि सेंटीमीटर, मिलीमीटर्स, ठीक है, एंड मिलीमीटर्स के 1/10 को भी रीड कर पाता है। ठीक है, मिलीमीटर्स के 1/10 को रीड कर पाता है, 0.1 मिलीमीटर को रीड कर पाता है। ठीक है, तो ये स्केल के अंदर प्रिसीजन जो मुझे मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी ऑफ मच हायर लेवल कंपेयर टू दैट ऑफ अ स्केल इन विच वी डोंट हैव मिलीमीटर स्केल। सेंटीमीटर के बेसिस पर जिनका मेजरमेंट करना होगा मुझे, वो वाली चीज जो होगी वो क्या होगी, ज्यादा इनएक्यूरेट हो, सॉरी ज्यादा अनप्रिसाइज होएगी। इसमें एरर्स के चांसेस ज्यादा रहेंगे कंपेयर टू वन जिसमें, जिस स्केल में हमारे पास 1/10 ऑफ मिलीमीटर मेजर करने की एबिलिटी रहेगी। इज इट ओके? हेलो, Yeah, sir, understood. ओके। सो हाँ, फिजिकल रेलेवेंस समझ में आया जिसने भी पूछा था, या डू यू नीड फर्दर एक्सप्लेनेशन? नो सर, अंडरस्टूड। ठीक है, तो प्रिसीजन बेसिकली ह्यूमन एक्यूरेसीज एंड इंस्ट्रूमेंटल एक्यूरेसीज, ये दोनों को रिफ्लेक्ट करता है। या एफिशिएंसी इन टेक्निक्स को एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। एक्यूरेसी जो होता है ये क्लोजनेस टू द रियल लेंथ या रियल मेजरमेंट जो होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज सिस्टमेटिक एरर्स।
द इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, अगर इंस्ट्रूमेंट के अंदर में कुछ परमानेंट एरर्स इंट्रोड्यूस हो गए, ठीक है, दे आर कॉल्ड एज इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। फॉर एग्जाम्पल, मार्किंग सही नहीं है, दे आर नॉट इक्वी मार्क ड्यू टू सम रीजन, ठीक है, या फिर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का ये पार्ट टूट गया है किसी रीजन से, तो ये भी कहीं पर एरर क्रिएट कर सकता है। और एक पार्ट डिसफंक्शनल हो जाना या एक पार्ट का मिसिंग हो जाना, दैट मे क्रिएट मार्किंग का सही नहीं होना, दैट इज कैलिब्रेशन सही नहीं होना, इंस्ट्रूमेंट के अंदर मेजरमेंट्स का कैलिब्रेशन सही से नहीं होना। सो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? कैलिब्रेशन मिस्टेक्स को ना जीरो एरर भी बोलते हैं, ठीक है। कैलिब्रेशन मिस्टेक्स को जीरो एरर बोलते हैं। जीरो एरर का मतलब बेसिकली ये होता है कि मतलब अगर मान लो मेरा स्केल है जिसपे मार्किंग यहाँ से होना चाहिए, जैसे मेजरमेंट यहाँ पे हमने सेट किया, दिस शुड बी द फर्स्ट मार्क। किसी भी चीज को मेजर करना है तो एंड से सेट करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट मार्क होना चाहिए। फर्स्ट मार्क यहाँ पर किसी रीजन से ना होकर के यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो देर इज सम एरर इन दिस स्केल, दिस एक्स्ट्रा लेंथ विच हैज नॉट बीन मार्क्ड, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज जीरो एरर। और इस केस में जीरो एरर जो है हमारा, दिस एरर इज पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है। और किसी रीजन से मान लो मार्किंग यहाँ पे होनी चाहिए थी, वो थोड़ा सा और आगे आ गई है, तो आगे आ गई है तो उसको अकोमोडेट करने के लिए बेसिकली मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा स्केल को थोड़ा राइटवर्ड, दैट इज गोइंग टू गिव मी निगेटिव जीरो एरर, ठीक है। एरर्स को हमेशा जो भी मेजर्ड वैल्यू आया उसमें से मतलब अब जीरो एरर जो भी होता है, तो
एक्चुअल वैल्यू जो होगा, एक्चुअल कैलकुलेशन, एक्चुअल मेजरमेंट, एक्सपेरिमेंटल माइनस जीरो एरर। Sir, can you repeat again? हाँ, और ठीक ऐसे समझो, आपका मेजरिंग स्केल है, ठीक है, और वो साइड से थोड़ा सा टूट गया है, ठीक है। अब अगर आप मेजरमेंट लेने जाते हो, इस एंड से ही मेजरमेंट लेते हो, तो जो मेजरमेंट आएगा उसमें ये जो टूटा हुआ लेंथ है उसको क्या करोगे, ऐड करोगे, ठीक है। हम लोग ऐसे मानते हैं, हमारा स्टैंडर्ड ऐसा होता है कि ये जो वैल्यू है, जो टूटा हुआ लेंथ है, दैट इज निगेटिव जीरो एरर, और वो चूंकि निगेटिव जीरो एरर है तो उसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जो हमारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आएगा। मतलब समझो 0.2 mm जो है वो टूट गया है, और आप उस लेंथ उससे मेजर कर रहे हो किसी चीज को, एंड इट्स कमिंग आउट टू बी 5.2 mm फ्रॉम दिस एंड, फ्रॉम हियर टू इट इज कमिंग आउट टू बी 5.4 mm। तो हमारा एक्चुअल लेंथ क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 5.6 mm। अब इस चीज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो जीरो एरर इज निगेटिव -2 mm, क्योंकि वो टूट गया है, दैट हैज बीन लॉस्ट, -2 mm उसको बोलते हैं। एंड मेजर्ड वैल्यू जो होता है हमारा, या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो होता है, उसमें से उस -2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। इन इफेक्ट क्या किया हमने, जो हमारी वैल्यू आई उसमें 2 यूनिट्स 0.2 mm को एक्चुअली हमने ऐड कर लिया, दैट मेक्स इट 5.6 mm। इज इट ओके? तो एक कैलिब्रेशन मिस्टेक्स, हाँ सॉरी, Send positive zero error. हाँ, पॉजिटिव जीरो एरर मतलब किसी रीजन से वो राइट साइड में शिफ्ट कर गया है, मार्किंग जो है मेरी वो राइट साइड में शिफ्ट कर गई है। तो राइट साइड में शिफ्ट कर गई है मतलब मैं एक्स्ट्रा मेजर, मतलब लेंथ मेरा ज्यादा है बट मैं मेजर कम ही कर पा रहा हूँ। हाँ sir. ओहो, वेट, रुको, Sir, अगर पॉजिटिव है तो पीछे नहीं, रुक जाना जाओ रुक जाओ, मैंने कुछ थोड़ा सा गलत कर दिया है, एक्सप्लेन कर, चाहिए अगर वो पॉजिटिव सी, ये एक कोई भी स्टिक लिया मैंने, एंड इसको मेजर करना है, और मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट है, जो मेजरिंग स्केल है, उसकी मार्किंग 0.1 mm के बदले 0.2 mm से चालू हुई है, ठीक है। यानी 1 mm जो है वो लॉस्ट है, आगे का 1 mm टूट गया है। तो इससे अगर ये 5.4 mm वाला एक्चुअल लेंथ को मेजर करेंगे तो इट विल, द मेजरमेंट विच विल कम, यहाँ पर जो मार्किंग लेंथ आएगा दैट विल बी 5.5 mm, ठीक है। उसमें से ये -1 mm को ऐड, इट्स एक्सपेरिमेंटल वैल्यू प्लस जीरो एरर। जीरो एरर का इंडिकेशन जो माइनस वाला दिया है प्लस वाला दिया है नोमेनक्लेचर ना, दैट इज राइट। और ये साइन जो मैंने लिया था वो गलत ले लिया था, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू प्लस जीरो एरर होगा, नॉट -0 एरर, ठीक है। लॉस्ट I got disconnected sir. लॉस्ट वैल्यू अगर मेरा इंस्ट्रूमेंट में कैलिब्रेशंस राइट साइड शिफ्ट हो गया, राइट साइड शिफ्ट हो गया मतलब कोई एक वैल्यू है जो कि मिसिंग है, ठीक है, या वो पार्ट डिटैच हो गया है, दैट इज गोइंग टू जनरेट निगेटिव जीरो एरर। अगर मार्किंग्स राइट साइड शिफ्ट हो गई हैं, दैट इज गोइंग टू क्रिएट पॉजिटिव जीरो एरर। मतलब यहाँ पर कैलिब्रेशंस एक एक mm पर होना चाहिए था, बट ये वाली मार्किंग किसी रीजन से मिस हो गई है और मार्किंग यहीं से चालू हुई, दिस इज गोइंग टू जनरेट पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है। और दूसरा वाला, अगर ये मार्किंग
सेकेंड वाला मार्किंग लेफ्ट साइड आ गया है या लॉस्ट हो गया है, ये वाला पोर्शन लॉस्ट हो गया है, और ऐसे में मैं अगर मेजरमेंट लेता हूं, दैट इज गोइंग टू क्रिएट नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है। तो एंड जीरो एरर्स आर हैंडल्ड लाइक दिस, एक्चुअल मेजरमेंट इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू प्लस जीरो एरर. So calibration mistakes in instruments. The second one is any other manufacturing error. सर मतलब राइट हाँ, साइड बोलो। में सर अभी ये shift हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव तो को क्या फिर बता वो रहे सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। पॉजिटिव रहेगा, और अगर लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुआ मतलब वो नेगेटिव जीरो रह जाएगा। हाँ हाँ देखो, सी मैं सिंपल सी चीज ये बोल रहा हूँ, एक मेरे पास स्टिक है जिसका एक्चुअल मेजरमेंट 4 है, एक्चुअल मेजरमेंट 5.4 सेंटीमीटर या है, जो भी लेना है, ठीक है। और मेरा जो स्केल है या आपके पास जो स्केल है उस पे मार्किंग किसी रीजन से एक मार्किंग जो है वो नहीं है, ठीक है। नहीं होने का मतलब क्या है, आपकी मार्किंग अगर किसी दूसरे स्केल से के रेस्पेक्ट में देखते हो तो यहाँ पर मार्किंग 0.2 का आता, बट आपके स्केल में ये मार्किंग 0.1 मार्क किया हुआ, ठीक है। दैट मीन्स आपका जीरो कहाँ पर है, यहाँ पर है। इज इट ओके? योर जीरो हेलो सर, मेरा नेटवर्क काम नहीं कर रहा है सर। मुझे अभी आपने कुछ बोला तो सुनाई नहीं दिया सर, फिर मैं वापस बाहर चला गया था। एक सेकेंड। और ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ। सी, एक स्टिक मैंने लिया, उसको मेजर करना, उसका मेजर करके मुझे लेंथ एक्चुअल पता है, एक्चुअल के रेस्पेक्ट में बता रहा हूँ मैं, सो दैट आप समझ पाए इजीली। अब मेरे पास एक मीटर स्टिक है, मीटर स्टिक में मार्किंग्स जो बनी हुई हैं, आइडियली यहाँ से ये चालू होना चाहिए था, ये पहली मार्किंग होनी चाहिए थी 1 की, ये 2 की, ये 3 की, ठीक है। अब किसी रीजन से मेरा जो स्केल है, ये नॉर्मल केस है जो कि हर स्केल में इस तरह से मार्क है, मेरे स्केल में क्या हुआ है, ये वाला मार्किंग दिया ही नहीं हुआ है और यहां से मार्किंग चालू हुई है, एंड दे हैव मार्क्ड इट लाइक 1 2 3 4 5 6 so on so forth. इस पे अगर मेरा 5.4 आ रहा है मेजरमेंट, ठीक है, 5.4 मेजरमेंट आ रहा है, इज इट ओके? नहीं, इस पे 5.4 नहीं आएगा, इस पे तो कम आ जाएगा ना। एक्चुअल मेजरमेंट अगर मेरा 5.4 है एंड ये एक यूनिट यहाँ से शिफ्ट हो गया है, मतलब एक यूनिट मार्किंग होनी थी बट नहीं है, ठीक है। एंड दीज आर सपोज एमएम्स विच आर बीइंग मार्क्ड, या सेंटीमीटर जो भी है। बेसिकली हुआ क्या कि नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट्स में दिस एंड इज जीरो, ठीक है, बट मेरे इंस्ट्रूमेंट का जीरो कहां पर है, ये एंड जीरो नहीं है, दिस इज माई इंस्ट्रूमेंट जीरो, क्योंकि मेरी मार्किंग यहां से चालू हुई है। इज इट ओके? अब ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस इज अनअकाउंटेड इन योर इंस्ट्रूमेंट, तो दिस डिस्टेंस जो भी मेजरमेंट आएगा हमारे स्टिक का, इस स्टिक को मेजर करेंगे हम अगर इस स्केल से, तो जो भी मेजरमेंट आएगा उसका, उसमें ये वाले डिस्टेंस को ऐड कर देंगे, और ये डिस्टेंस को ऐड करेंगे तो ये हमको वैल्यू मिलेगा। नाउ इस केस में जब मार्किंग्स राइट साइड शिफ्ट हुई हैं, दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज पॉजिटिव जीरो एरर। सर हर्षित लेफ्ट हो गया। दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है।
और अगर मेरा इंस्ट्रूमेंट किसी रीजन से मतलब सब कुछ प्रॉपरली मार्क था बट 1 2 3 4 5 6 हर्षित 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 हेलो हेलो और सर भी आपका वॉइस आ रहा है। ठीक है और मार्किंग्स अगर राइट साइड शिफ्ट हो गई हैं तो इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव जीरो एरर एंड अगर मार्किंग्स या किसी रीजन से लेफ्ट शिफ्ट हो गई हैं या फिर ये पोर्शन जीरो जो है मेरा दैट हैज बीन लॉस्ट दिस जीरो हैज बीन लॉस्ट इससे जितना लेंथ लॉस्ट हुआ है दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ नेगेटिव जीरो एरर इट्स अ नेगेटिव जीरो एरर सर मतलब फर्स्ट केस में हमें जो मेजरिंग के बाद वैल्यू मिलेगी वो 4.4 मिलेगी और जो राइट राइट साइड में है उसके अंदर 6.4 मिलेगी 6.4 मिलेगी उसमें हमको 1 यूनिट ऐड इसमें हमको 1 यूनिट ऐड सॉरी सब्ट्रैक्ट करना होगा निगेटिव जीरो एरर है इसकी वजह से और यहाँ पर पॉजिटिव जीरो एरर है ऐड कर देंगे 4.4 में 1 तो 5.4 मिल जाएगा दैट इज इट ठीक है और इंस्ट्रूमेंटल एरर्स में बाकी दूसरा कैटेगरी जो होगा किसी और रीजन से कोई मैन्युफैक्चरिंग एरर्स है दैट विल बी अकाउंटेड इंस्ट्रूमेंटल एरर्स जो होते हैं दे आर ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल ठीक है इंस्ट्रूमेंटल एरर्स आर यूनिडायरेक्शनल ठीक है यानी एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर में अगर कोई इंस्ट्रूमेंटल एरर है तो दैट विल ऑलवेज बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव इट कैन नॉट बी बोथ साइमल्टेनियसली ठीक है जैसे +1 यूनिट का एरर है इंस्ट्रूमेंट में तो that is always going to be +1 unit it can never become -1 unit ठीक है is it okay therefore it is unidirectional however it can be positive or negative ठीक है but not both simultaneously that is one thing second one is technical error or procedural error ठीक है और technical and procedural error it could be because like जो भी person measure कर रहा है he does not know the exact technique of measuring ठीक है या पता है बट वो accurately measure नहीं कर पा रहा है due to one reason or the other ठीक है so this thing exactly leads to or this actually indicates the inefficiency of the person who is conducting the measurement टेक्निकल एरर्स और प्रोसीड्यूरल एरर्स जो है
वो टेक्निकल efficiency of a person to measure or make measurements is what reflected in this. ठीक है, और जनरली टेक्निकल या प्रोसीड्यूरल एरर जो रहेगा ये भी जनरली यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, टेक्निकल या प्रोसीड्यूरल एरर जो रहेगा दैट इज अगेन गोइंग टू बी यूनिडायरेक्शनल, यानी किसी को अगर कोई मेजरमेंट की गलत टेक्निक पता है या वो टेक्निक पता है बट उसको सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है, तो जनरली वो एक ही तरह का मिस्टेक करता है। वो दोनों तरह के मिस्टेक्स, पॉजिटिव मिस्टेक एंड नेगेटिव मिस्टेक साइमल्टेनियसली नहीं करता है मेजरमेंट टेकिंग में। ही विल बी कंडक्टिंग इट, किसी एक स्टेप पर वो गड़बड़ हो रहा होगा और वो एक ही डायरेक्शन में गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कभी राइट साइड में गड़बड़ होगा, कभी लेफ्ट साइड में गड़बड़ होगा। he will be moving in one biased direction because of his uh, imperfection in procedures of operating that instrument. ठीक है, is it okay? सर जो फिर ट्रू वैल्यू रहती है वो भी इनएक्यूरेट रहती है ना फिर? क्या क्या, सॉरी? सर जो ट्रू वैल्यू रहती है वो भी इनएक्यूरेट रहती है ना? हाँ, मतलब मेजरमेंट के बेसिस पर जो ट्रू वैल्यू निकाल रहे, मतलब मेजरमेंट के बेसिस पर जो वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हो दैट विल हैव सम अननोन एरर्स। ठीक है, प्रोसीड्यूरल एरर अगर रहेगा तो इंस्ट्रूमेंटल एरर में एरर्स जनरली कैलिब्रेटेड होता है और वो पता चल जाता है या लिख सकते हैं। ठीक है, प्रोसीड्यूरल एरर कैलिब्रेटेड नहीं रहेगा, ऐसा नहीं पता रहेगा कि ये पर्सन अगर कर रहा है तो हर बार इतना ही इम्परफेक्शन आएगा इसके रिजल्ट में। ठीक है, मतलब मैथमेटिकल मेथड नहीं है कोई ऐसा जिसको कि हम डिटरमाइन करके फिक्स सर्टेन कर सकें। हाँ, हमारा प्रेडिक्शन डेफिनेटली हो सकता है, मेनी टाइम्स होता भी है टीचर्स का या स्टूडेंट्स का भी। ये करेगा तो डेफिनेटली इतना गलत तो करेगा ही, काइंड ऑफ। ठीक है, सर आप एक बार टेक्निकल एरर वाला एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? क्या क्या, सॉरी? टेक्निकल एरर एंड प्रोड्यूसर एरर। सर मैं जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे सर मैं तब डिस्कनेक्ट हो गया था और अभी ज्वाइन हुआ सर दूसरे अब डिवाइस से। पता है, सो देखो यहाँ पर कैलिब्रेशन मिस्टेक्स वाले में मैं बस पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर, अगर किसी रीजन से एक्चुअल मार्किंग्स ऐसी होती हैं और हमारे इंस्ट्रूमेंट पर मार्किंग जो है वो एक यूनिट राइट शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो ये वाला लेंथ अकाउंटेड नहीं है। तो अब एक रास्ता तो ये है कि स्टिक के एंड को मैं यहाँ पर फिक्स करके मार्किंग जीरो का क्रिएट करके और यहाँ से फिक्स करके मेजर करूँ, या फिर
यहाँ से ही मेजरमेंट लूं, इसी एंड से मेजरमेंट लूं, तो स्टिक का लेंथ जो हो जाएगा वो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होकर के मुझे दिखेगा, 1 यूनिट कम दिखेगा। अगर एक्चुअल उसका 5.4 mm है तो हमको कितना दिखेगा, 4.4 mm, और उसमें ये 1 mm अगर मेरा जीरो एरर है तो इसको ऐड कर लेना होगा। सो इट्स मेजर्ड वैल्यू विल बी 4.4 mm, but actual value will be 5.4 mm by adding the zero error of 1 mm। और अगर ये मान लो इंस्ट्रूमेंट का लेफ्ट वाला पोर्शन मेरा उड़ गया है, टूट गया है 1 mm तक, और इस पर लेफ्ट एंड से ही मैं मेजरमेंट करता हूँ, तो 5.4 mm वाला जो चीज है, जो मटेरियल है, वो कितना लंबा दिखेगा, इट विल टच द 6.4 mm मार्क। ठीक है, तो इस केस में हमको क्या करना होगा, ये निगेटिव जीरो एरर जो -1 mm है, उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेना होगा। एक्चुअल वैल्यू विल बी मेजर्ड वैल्यू माइनस, सॉरी, प्लस जीरो एरर। जीरो एरर को हमने निगेटिव फॉर्म में डिस्प्ले कर रखा है, -1 कर रखा है। सो इट विल बिकम, आई मीन इट विल बी शोइंग 6.4, बट रियलिटी में वो क्या होगा, 5.4। 6.4 -1 दैट इज 5.4 mm। ठीक है, दूसरी चीज ये बताया मैंने कि इंस्ट्रूमेंटल एरर्स जो होंगे, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी यूनिडायरेक्शनल, या तो इस तरफ ये शिफ्ट होएगा या फिर इस तरफ शिफ्ट होएगा। ठीक है, किसी एक इंस्ट्रूमेंट में एक ही तरफ शिफ्ट हो सकता है, दोनों तरफ शिफ्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, द रीजन इज ये ऑलरेडी मार्क्ड है ना, ये थोड़ी मूव करना है। सो दिस इज गोइंग टू बी it's going to be unidirectional for one particular instrument. Second thing was which I was explaining is टेक्निकल एरर और प्रोसीड्यूरल एरर। ये टेक्निकल और प्रोसीड्यूरल एरर इन, आई मीन इट शोज इनएफिशिएंसी ऑफ हैंडलिंग द इंस्ट्रूमेंट। और अभी थर्ड वाला जो एरर होता है, दैट इज पर्सनल एरर, वो इंस्ट्रूमेंटल इनएफिशिएंसी नहीं होती है, हमारी ऑब्जर्वेशन इनएफिशिएंसी होती है। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन दैट। सो प्रोसीड्यूरल इनएफिशिएंसी ऑफ हैंडलिंग इंस्ट्रूमेंट की वजह से टेक्निकल एरर्स आते हैं। और जनरली एक ह्यूमन बीइंग हर टाइम में, जैसे मुझे मतलब कुछ कुछ स्टेप्स हैं किसी चीज को मेजर करना है, और उसमें से कोई एक स्टेप मैं एक्यूरेटली नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि उसका जैसे करना चाहिए मेथड मैंने बाय हार्ट कर रखा है, मेथड मुझे पता है, बट आई एम अनेबल टू डू इट। ठीक है, अनेबल टू डू इट। अब अनेबल क्यों होएगा, क्यों, व्हाई आई विल बी अनेबल, मे बी बिकॉज लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से इनेबिलिटी रहती है। इन जनरल सेटिंग्स हम सही से नहीं कर पाते हैं, इसलिए जनरली रहती है। सो दैट इज ऑल कल्मिनेटेड टू एक्सपीरियंस। ठीक है, और प्रोसीड्यूरल एरर्स जो होंगे, दीज आर अगेन गोइंग टू बी यूनिडायरेक्शनल। मतलब एक पर्सन जनरली अगर कम नॉलेज या नॉलेज को सही तरीके से नहीं अप्लाई करना, यानी थ्योरेटिकल नॉलेज एंड एक्सपेरिमेंटल एप्लीकेशंस में कोहेरेंसी नहीं रहने की वजह से जो एरर्स रहेंगी, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी, दिस इज गोइंग टू बी यूनिडायरेक्शनल। और वो पर्सन जो होगा वो बेसिकली एक ही तरीके से मिस्टेक्स करेगा, दो दो तरीके से साइमल्टेनियसली मिस्टेक नहीं करेगा। हाउएवर एक पर्सन में पॉजिटिव, एक पर्सन में नेगेटिव वाली टेंडेंसी हो सकती है। ठीक है, बट सेम पर्सन के अंदर दोनों टेंडेंसीज नहीं हो सकती कि वो पॉजिटिव गलतियां भी करे और नेगेटिव गलतियां भी करे। देयरफॉर दे आर यूनिडायरेक्शनल। द लास्ट वन, द सी वन इज पर्सनल एरर्स। ठीक है, ये जनरली प्रोसीड्यूरल अंडरस्टैंडिंग हम लोगों को सारी है, इंस्ट्रूमेंट्स को टैकल करना प्रॉपरली आ रहा है, बट ड्यू टू लैक्सनेस, ठीक है, हम थोड़े लेजी हो जाते हैं while taking the readings, and due to that we are making some mistakes. ठीक है, so mistakes are not because of your
एक ये because you are not experienced, rather it is because you are not very serious about taking the readings. अब ये कैसे हो सकता है, इसके लिए मैं एक बेस्ट एग्जांपल आपको दूं तो ये रहेगा कि आप सपोज आपके पास अलमीरा होगा, राइट, रूम में. यस सर। ठीक है. सपोज आप लोग हेलो सर। हेलो. हाँ, आई एम जस्ट सेइंग आपके मतलब आप लोग जहाँ पे बैठे हुए होगे अलमीरा कोई होगा, राइट. समझो आपको हाँ सर। आप मीटर स्टिक लेते हो और मीटर स्टिक से उस अलमीरा की हाइट को मेजर करने की कोशिश करते हो. ठीक है. तो सबसे पहले जमीन पे मीटर स्टिक को रखोगे, नीचे से मेजरमेंट चालू करोगे, यहाँ तक मेजर किया, मार्क किया. फिर मीटर स्टिक को ऊपर लेकर के जाएंगे, दूसरी मार्किंग करी, तीसरी मार्किंग करी और चौथी मार्किंग करी, राइट, पांचवी मार्किंग करी. जनरली 6 फीट से 6 फीट या 6 फीट से थोड़ा ज्यादा आपका अलमीरा रहेगा. एंड आप लोगों की हाइट अगर 6 फीट है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होएगी. आप क्या करोगे, इंस्टेड ऑफ पुलिंग अ चेयर एंड टेकिंग करेक्ट मेजरमेंट कि कहाँ किस लाइन पे कोइंसाइड कर रहा है, आप रफली नीचे से खड़े होकर के और यहाँ से ऐसे देख लोगे. ठीक है. अब ये ऐसे देखने के चक्कर में होगा क्या कि जनरली 1 या 2 यूनिट, 1 या 2 mm एरर आप अपने हर मेजरमेंट में इंट्रोड्यूस कर लोगे. इज इट ओके? बात समझ में आ रही है? इंस्टेड ऑफ लुकिंग लाइक दिस, instead of looking like this, not like this, rather looking like this. ठीक है. We opted to look like this. इसकी वजह से होगा क्या कि जो नीचे वाली मार्किंग रहेगी ना, एक आध मार्किंग नीचे, वो हमको लेंथ लगने लगेगा. इज दिस ओके? ये वाली चीज समझ में आ रही है हम लोगों को? या सर। और हम लेंथ जनरली 1 यूनिट लेस या 2 यूनिट लेस बोल लेंगे रादर देन एक्चुअल थिंग. ठीक है. और सेम चीज झुकने के बजाय अगर मान लो इस लेंथ को देखना हो और हम खड़े खड़े देख लेते हैं. ठीक है. तो इसी तरह का एरर यहाँ पर भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे. अब दिस इज शेयर निग्लिजेंस. ठीक है. बस आपको बैठ के देख लेना था, वो ना करके आप ऊपर से ही देख करके सेटिस्फाई हो रहे हो. यू विल बी एक्चुअली सेइंग 1 और 2 मार्क्स, अपर वाले मार्क्स को आप देख रहे होगे इसके लेंथ के साथ, रादर देन द एक्चुअल जो यहाँ से दिखता लेंथ, उसके बदले आप कुछ और लेंथ देख रहे होगे, राइट. या सर। So again personal errors are going to be I mean it is going to be एट अ टाइम एक मेजरमेंट में ये यूनिडायरेक्शनल ये रहेगा, पर्सन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. बट हाँ, मेजरमेंट अगर हायर एल्टीट्यूड हायर हाइट पे हम मेजर कर रहे हैं चीजों को, लेंथ मेजरमेंट की बात कर रहा हूँ, या फिर किसी और, तो इस तरह से अगर देखने का एरर कर रहे हैं हम लोग, तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, एक्चुअली हम नीचे देख रहे होंगे एक्चुअल लेंथ से, जीरो एरर इज गोइंग टू बी पॉजिटिव
एंड ऐसे देख रहे होंगे तो जीरो एरर इज गोइंग टू बी नेगेटिव, राइट। और ये एरर को इस टाइप के विजुअल एरर्स या क्या बोलो लेजीनेस की वजह से जो एरर्स हम क्रिएट कर रहे हैं पर्सनल व्यूज की वजह से, दिस इज आल्सो नोन एज पैरेलल एरर, ठीक है। दिस एरर इज आल्सो नोन एज पैरेलल एरर। इज इट ओके? सर तो इसमें लिखना क्या हाँ, लिख रहा हूँ। क्या हुआ हर्षित, यू आर सेइंग समथिंग? यार सर से मैं पूछ रहा था कि, लेकिन सर मैं गलती से वही चला गया जो मैं लिख रहा था। हाँ सर, मैं बोल रहा था कि जो मतलब उससे इनएफिशिएंसी ऑफ मैन, मतलब कि जो भी एक्सपेरिमेंट हैंडलिंग कर रहा है टेक्निकल एरर, हाँ। वो रिफ्लेक्ट होगी। नहीं, उसकी लेजीनेस, इनएफिशिएंसी नहीं, सॉरी प्रोसीड्यूरल इनएफिशिएंसी नहीं, पर्सनल इनएफिशिएंसी डेफिनेटली यस, पर्सनल inefficiency reflect होएगी। If judged, this will be an indicator of personal inefficiency. इसको करेक्ट नहीं कराया जा सकता, करेक्ट नहीं किया जा सकता until unless person wants. This can be removed by training him. Clear है? This is personal error. Then comes the last category is, अच्छा, this is also known as parallax.
Okay. Next thing is, so second type is random errors. Now random errors कितने categorization के बाद this error is actually going to be arbit and it can be positive or negative. It can be positive or negative simultaneously. So, हाँ बोलो. sir, before starting this, can you scroll to the A part? वो मैंने थोड़ा रह गया था. एक सेकेंड. हाँ. सर वो क्या लिखा है कहाँ पे नोट करना है कहाँ आपको? क्या हाँ, नोट करना है? हेलो. हाँ सर सर. जो आपने सर हाँ. हाँ सर ट्रू वैल्यू में भी अगर कोई एरर रहता है तो फिर सर उसको ऐसे क्यों नहीं लिखते मतलब जो ट्रू वैल्यू है प्लस माइनस जो एवरेज एरर रहेगा. Sir, but true value is हेलो. सर ट्रू वैल्यू तो ट्रू वैल्यू ही होती है ना, उसमें एरर होता है लेकिन मतलब कि वो एक्सपेरिमेंटेड होती है पहले से. ये यहाँ पर आप जो बात कर रहे हो ना अथर सामंत, आप रैंडम एरर्स की बात कर रहे हो जो आप उस टाइम पे कर रहे थे. आप लोगों से जो करवाया मैंने एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर जो टैबुलेट किया है different values from different people, that value is actually सारे लोगों के स्केल्स का मेजरमेंट मैंने लिया था ना, लिखवाया था. that was actually that was random errors which you guys did. ठीक है. it wasn't a unidirectional error in any way. बात समझ में आ रही है? यस सर. क्लियर है ना? हाँ सर. So white is not unidirectional. why it is not directional? क्योंकि ये Unidirectional. आर्बिट है ना, कभी प्लस हो रहा है कभी माइनस हो रहा है. इट्स नॉट इन सिंगल डायरेक्शन. Yes sir. एक्चुअल लेंथ जो आएगा आपका, उससे दोनों तरफ ये वैल्यूज जो भी मेजर करी है आपने, that is going to vary in both direction. It is not going to vary in just one direction. सिस्टमैटिक एरर्स जो होते हैं वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में वैरी करेंगे. इसलिए और नंबर वन तो ये होता है कि उनको एक करेक्ट करने के हमारे पास तरीके होते हैं. फॉर एग्जांपल इंस्ट्रूमेंटल एरर है, इसको करेक्ट करने के लिए मेरे पास तरीका है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो आया उसमें जीरो एरर को ऐड कर दिया. टेक्निकल एरर्स अगर है या प्रोसीड्यूरल एरर है, बंदे को ट्रेन करके आई कैन मेक हिम बेटर, प्रोसीडरली efficient and his chances of making errors will decrease. ठीक है. Personal errors with more focused experiment, I can remove this error as well. Unidirectional errors में
कभी क्वांटिटी नोन होएगी, अननोन क्वांटिटी भी रह सकती है, बट वी कैन improve these results or results related to them by paying more attention either to the process or to the knowledge part. ठीक है? Random errors, they are going to occur uh, as and when, and therefore इनको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते और इनको करेक्ट भी नहीं कर सकते. दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी देयर. ठीक है? और एरर्स एक्सप्लेन करने का जो तरीका हमने सीखा शुरू में, जो सिखाया मैंने, दैट इज देयर टू रिप्रेजेंट रैंडम एरर्स ओनली. और ये हर बार होएगा. व्हाट आई मीन टू से इज, ऐसा नहीं है कि इंस्ट्रूमेंटल एरर अगर है आपके इंस्ट्रूमेंट में तो रैंडम एरर नहीं होएगा. ठीक है? ये तो होएगा ही, प्लस रैंडम एरर भी रहेगा. Am I making sense? हर मेजरमेंट में ये फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर्स तो रहेगा ही रहेगा हर मेजरमेंट में, साथ में रैंडम एरर भी कुछ रहेगा. तो उसमें से इंस्ट्रूमेंटल एरर वाले पार्ट को हम इस तरीके से करके एलिमिनेट कर देते हैं और रैंडम एरर को वैल्यू टैबुलेशन के बाद परसेंटेज एरर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं. Are you guys making sense? I mean, is this making sense to you guys? हेलो. यस सर. सर वो जो फॉर्मूला था एक्चुअल मेजरमेंट, वो इज इक्वल टू 0 एरर प्लस क्या था? वो तो जीरो एरर को अकोमोडेट करने के लिए था. इंस्ट्रूमेंट हाँ एरर. सर, तो EXP है, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है. हाँ, सर वो प्लस के यहाँ पे माइनस भी हो सकता है ना, अगर जो पहली इसके आगे चला देखो गया अगर जीरो. जीरो एरर को हमेशा पॉजिटिव लिखते हो तो ठीक है, तो इस वाले में फॉर्मूला नेगेटिव माइनस करना पड़ेगा अगर ये राइट साइड शिफ्ट हुआ तो, या फिर जीरो एरर को जब ये राइट शिफ्ट कर रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू रख लें, और लेफ्ट शिफ्ट कर गया किसी रीजन से तो निगेटिव लिख लेंगे. अगर उस केस में फिर फॉर्मूला फिक्स हो जाएगा, साइंस आपके जीरो एरर के जो रहेंगे वो चेंज अल्टर हो जाएंगे. या फिर अगर जीरो एरर के साइन को अल्टर नहीं करना चाहते हो तो फॉर्मूला को बार बार अल्टर कर सकते हो. चॉइस इज योर्स, यू कैन डू एनीथिंग यू विश टू. सर और एक नॉर्मल डाउट था कि जो स्केल्स होता है अपना, तो हाँ, सर हाँ. उसमें ना जो स्टार्टिंग होता है जीरो से पहले लिटिल लिटिल स्पेस इज लेफ्ट unused. So sir, in that case, sir, and also in the last after 30 or 15 centimeters, there is also space left. हाँ. Sir, in that case also, there is zero error is नहीं, there, or उसमें जीरो एरर नहीं है. सी, जीरो एरर उसमें भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो सकता है. जीरो एरर इज नॉट ओनली अबाउट स्टार्टिंग. ठीक है? इनके बीच के मार्किंग में अगर डिफरेंसेस रहते हैं, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी पार्ट ऑफ जीरो एरर. ठीक है? दैट इज काउंट लिस्ट, आई मीन दैट इज लिस्ट काउंट. ठीक है? इनके बीच की स्पेसिंग जो है दैट इज नॉट equal to the true value or true distance, then there can be some error, and that zero error can also be there. ठीक है? sir, and if we measure with this scale only, in between two objects, and we which is greater than of course this size of the scale itself, then we put the whole scale one after the other, so there is a gap left, and it counts itself again and again after we replace the scale in other after that, and in that sequence. is random error. That is random error.
ओके सर। ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं है, दैट इज रैंडम एरर। एक सेकेंड रुको। थोड़ा देर टाइम लगेगा, अभी देख के ले रहा हूँ 11 बजे, 10:30 बजे। और एक बार 10:30 करना देगा। हेलो हेलो। सर वो सेम सेट लिखा है ना? हाँ सेम सेट लिखा है, मतलब एक कोई बंदा, आप अगर कोई मेजरमेंट ले रहे हो तो दैट इज, आई एम काउंटिंग एज वन सिंगल सेट, एंड उसमें पहला मेजरमेंट में पॉजिटिव एरर है तो दूसरे में निगेटिव एरर हो सकता है, तीसरे में फिर से पॉजिटिव हो सकता है, चौथे पॉजिटिव हो सकता है, पांचवा निगेटिव हो सकता है। तो दोनों डायरेक्शन में आप एरर्स क्रिएट कर सकते हो व्हेन इट इज रैंडम एरर, ठीक है। बट व्हेन इट इज आइदर ऑफ द फर्स्ट टाइप, मतलब कोई भी हो, फर्स्ट टाइप वाला एरर हो, तो सारे मेजरमेंट्स आपके यूनिडायरेक्शनल एरर्स देंगे, या तो सारे निगेटिव देंगे या सारे पॉजिटिव देंगे। Thirdly, the random errors will always happen during experimental measurements। ठीक है, अब देखो, अब काफी सारे होते हैं रैंडम एरर्स यार, वैसे थोड़ी इलेक्ट्रिसिटीज की भी वजह से होती है, बट कभी भी हो सकता है, मतलब होता है पॉजिटिव निगेटिव। जैसे मेनी टाइम्स पेंडुलम वाली चीजें हमें स्टॉप क्लॉक से करनी होती है कैलकुलेट, पेंडुलम का टाइम पीरियड वगैरह का कैलकुलेशन, 1 सेकेंड में कितनी बार या 5 सेकेंड में कितनी बार जाता है, उसी के बेसिस पर उसका टाइम पीरियड हम कैलकुलेट करते हैं, राइट। करते हैं ना। तो अब उसमें स्टॉप वॉच कितना प्रॉपरली हम ऑपरेट कर रहे हैं,
हैंड आई कोऑर्डिनेशन हमारा कितना है, दीज आर द थिंग्स विच आर गोइंग टू डिफाइन द वैल्यू। और मतलब आई ऑब्जर्वेशन में हमारा क्या, हम सेम पॉइंट से जब क्रॉस कर रहे हैं तभी हम नोटिस करके और उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उस पे। सो देयर आर मल्टीपल possibilities of random errors. सर There, ऐसा कैलकुलेटिंग नहीं, जब हम लोग मेजर कर रहे होंगे और तभी भी मतलब कुछ डिस्टरबेंस की वजह से हमारा हाथ या फिर कुछ भी हिल जाता है या फिर हमारा मेंटल मतलब उसका राइट, मैं मेंटल वाले की ही बात कर रहा था, ठीक है। प्लस और एक्सटर्नल चीजें जो है वो तो है ही है, ठीक है। वो बाकी सारे फैक्टर्स अगर नील हो तब भी मेंटल वाली चीज जो है दैट मे लीड टू इनएक्यूरेसी, ठीक है। मुझे याद है मैं जब किया करता था कॉलेज में, जूनियर कॉलेज में, तो वो खड़ा होकर के वो कहीं तो बांध के करना था उसको, एंड जहां पे बांधना था वो हाइट आई के लेवल पर थी और झुक के उसको लेना होता था। वैल्यू जो लेनी होती थी वो झुक के लेनी होती थी। बॉब को टर्न किया और फिर नीचे बैठ करके और लेना है। मेनी टाइम्स बैठ के, अब जैसे पूजा करने वाला हमारा पोजीशन होता है वैसे बैठना इज बिट मोर रिलैक्सिंग, बट लेबोरेटरी में आप वैसे नहीं बैठ सकते हो, राइट? योगासन मुद्रा में so you have to stand and sit, and that is quite uncomfortable, and sitting for long, like पांच experimental value लेने हैं तो for 5 experimental values वो उतने टाइम तक बैठ के लेना मेनी टाइम्स वो प्रॉब्लमेटिक होता है और चौथी पांचवी वैल्यूज पे चीजें गड़बड़ होने लगती हैं, ठीक है। सो आई एम जस्ट सेइंग कि ये सारे कंडीशंस होते हैं जिसमें रैंडम एरर्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, many a times wantedly, many a times unwantedly, ठीक है। इनको अकाउंट करने के लिए is what we have devised that technique will always happen during experimental measurements. However, alongside systematic errors if they exist, ठीक है। सिस्टमेटिक एरर्स इज नॉट समथिंग जो कि गारंटीड है कि एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, दे मे और मे नॉट बी, ठीक है, बट रैंडम तो करेगा ही करेगा, ठीक है। रैंडम इज समथिंग विच इज परमानेंट इन नेचर, वेयर एज सिस्टमैटिक इज समथिंग विच इज नॉट सो परमानेंट इन नेचर, ठीक है। इट मे बी देयर, मे नॉट बी देयर, अगर है तो रैंडम के साथ में वो भी रहेगा, और अगर वो नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है, फाइन। So these are the basic types of errors which we generally encounter during uh, experimental value measurements. Now next thing is measurement से related there is something called absolute sorry ये least count, that is something which I'll be discussing, और उसके बाद फिर हम लोग composite errors जो है that is what we are going to do. कंपोजिट एरर्स मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वाले में अगर 100 अमाउंट ऑफ एरर है तो डिपेंडेंट वाले फिजिकल क्वांटिटी में कितना एरर होगा, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स इन कॉम्प्लेक्स सिनेरियोस, ठीक है। दैट इज समथिंग व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस। सर आई हैव अ क्वेश्चन। बोलिए। सर जैसे सेकेंड्स पेंडुलम होता है, हाँ और अगर उसमें वो टाइम मेजर करने के टाइम पे उसका जो स्ट्रिंग था वो अगर लूज हो गया तो वो कौन से एरर्स में आएगा? टाइम मेजर करने के टाइम पे लूज हो गया मतलब सर मतलब वो पेंडुलम उसका होता वो है
गलती से सस्पेंशन है वो लूज हो। यहाँ से आपने सस्पेंड कर रखा है, हाँ ये सर। मेजरमेंट है आपकी, और आप बोल रहे हो और यहाँ पे आपने टाई किया हुआ था नॉट को, बट वो किसी रीजन से खुल गया, ठीक है। सर मतलब थोड़ा लेंथ बढ़ गया उसका। हाँ, और लेंथ बढ़ गया, किस तरह का एरर में आएगा, काउंट करोगे ये। हाँ सर, क्योंकि वो बीच में बढ़ा ना, लाइक एक्सपेरिमेंट करते टाइम। दिस इज प्रोसीड्यूरल एरर, यू कमिटेड अ प्रोसीड्यूरल मिस्टेक, ठीक है। ओके सर। Know that length is has to be fixed during the experiment. You increased it, that is procedural error you counted. और ये एक वर्ड होता है छोटा सा, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब होता है इट इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इट shows it is related to, it is related to measuring instrument, instrument. It shows ability slash efficiency of instrument, instrument to measure least least differentiated measurements, or the minimum measurement, measurement that can be done, done by instrument as its least count, ठीक है। अब जैसे मीटर स्केल, स्कूल वाला जो स्केल है आपका, उसका लीस्ट काउंट क्या है? 0.1। क्या 0.1? किलोमीटर, हाँ हाँ, 0.1 सेंटीमीटर और 1 millimeter is least count, LC of instrument box scale. Sir, I want to copy this. Can you scroll down? एक सेकेंड, सर कैन यू जूम आउट? यस।
सर वो आपने फर्स्ट लाइन में लिखा है वो इट इज रिलेटेड टू है ना? हाँ, जनरली हमारा यही होता है और इसी की वजह से ये वाला वैल्यू आता है. सो व्हाट आई एम सेइंग इज 10 divisions on vernier scale is or has same length as 9 divisions on main scale. Is it okay? Sir, can you explain this again? Which one? So that main scale and the scale division. देखो, इस पे 10 मार्किंग होगी. ठीक है, ये 10 मार्किंग को अगर हम क्वानसाइड कराने की कोशिश करेंगे ना, क्वानसाइड कैसे कराते हैं, एक स्केल को दूसरे स्केल के ऊपर रख देंगे. ठीक है, ये मेन वाला स्केल है मेरा, इसके ऊपर ये वर्नियर वाले स्केल के कैलिब्रेशंस को रख देते हैं. तो क्या होगा, इसके जीरो को अगर किसी एक लाइन से कॉन्साइड कराएंगे तो व्हाट वी विल सी इज कि इसका 10वां लाइन जो है ना, दैट इज कॉन्साइडिंग विथ 9th लाइन और 9th मार्किंग ऑन द मेन स्केल. ठीक है, that is why it is being said कि 10 divisions of vernier scale has same length as 9 divisions on the mean scale. ठीक है, and if this is true तो one scale of vernier जो होगा उसका लेंथ क्या हो जाएगा, 9/10. किसी भी दो स्पेसेस के बीच का डिवीजन का मार्किंग जो होगा वो क्या हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा. ठीक है, और लीस्ट काउंट जो होता है वो डिफाइंड होता है इसी तरीके से, it is 1 minus MSD main scale divisions upon vernier scale divisions into MSD markings. ठीक है, या minimum distance on main scale. ठीक है, minimum distance on main scale is 1 mm. तो और ये 9/10 है तो 1 minus 9/10 that is 1/10 into 10 becomes 0.01 centimeter or 0.1 mm. That is how we calculate the least count of Sir, vernier ये scale. सिर्फ वर्नियर स्केल के लिए. नहीं, ये और भी स्केल्स के लिए आता है, स्फेरोमीटर होता है उसके लिए आता है, और स्क्रू सर ये गेज होता है. फॉर्मूला. क्या? सर ये फॉर्मूला मतलब. हाँ, ये फॉर्मूला सबके लिए आएगा. स्क्रू गेज रहेगा तो यहाँ पर स्क्रू गेज का लिख लेंगे, स्क्रू गेज डिविजन्स. और वर्नियर स्केल हो गया, स्फेरोमीटर रहता है तो स्फेरोमीटर का डिविजन्स लिख लेते हैं. They all are going for all the instruments like this, they which have a primary scale marking and a secondary scale marking. For all of them, it is going to be like this only. They all work on vernier principle. ठीक है, ये वर्नियर स्केल या वर्नियर प्रिंसिपल जो है ये सिर्फ वर्नियर स्केल के लिए नहीं है, इट इज इक्वली अप्लाइड फॉर स्फेरोमीटर
screw gauge, and vernier caliper. Vernier caliper, ठीक है। सर वो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल है, वर्नियर कैलिपर है। वर्नियर स्केल या वर्नियर कैलिपर या इंस्ट्रूमेंट, जो भी बोलना है बोल लो यार। वर्नियर स्केल नहीं बोलना है तो वर्नियर कैलिपर बोल लो अभी के लिए। इनके लिए लोगे तो वर्नियर सॉरी लीस्ट काउंट ऑफ स्फेरोमीटर बोलोगे, ठीक है। अब देखो, अगर मेन स्केल के 10 डिवीजन सॉरी 8 डिवीजन के साथ, मेन स्केल के 8 डिवीजन के साथ वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन को अनसाइड करता तो लीस्ट काउंट क्या रहता? सर एमएसडी 10 है ना? MSD मेन स्केल मार्किंग इज 8 and vernier scale divisions are 10, तो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा? सर 0.02 mm। 0.2 mm ना। 8/10 सर मिनिमम डिस्टेंस ऑफ मेन स्केल क्या है? 10 mm 1 mm ही रहेगा। जब बोल रहा हूँ 8 mm के बराबर हाँ हो, सर 0.2 mm। 0.2 mm। अगर मान लो वर्नियर स्केल पर मैं 100 डिवीजन्स कर देता हूँ और वो 9 डिवीजन्स के साथ कोइंसाइड करता है, तो व्हाट विल बी माय लीस्ट काउंट? 0.91 mm. सर कैन यू रिपीट? हाँ, 100 divisions of one vernier scale, 100 divisions of vernier scale coincides with 9 division of main scale. So it will be how much, Srishti? 0.91 mm। 0.91. सर 0.91। 0.91 mm. हाँ सर। या 0.091 mm. 0.91 mm। 0.91. 1 minus 9/100 into 1, that will be ठीक है 0.91 ही हो रहा है, ठीक है 0.91 mm. सर वो मिनिमम डिस्टेंस ऑन मेन स्केल का मतलब क्या है? मिनिमम डिस्टेंस एंड मेन स्केल का मतलब क्या है? अरे मेन स्केल पर व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस व्हिच यू कैन मेजर? सर वही और लीस्ट काउंट हुआ। नहीं, वो लिस्ट काउंट नहीं हुआ। लीस्ट काउंट इस पूरे इंस्ट्रूमेंट का और कम हो रहा है। सर गूगल पे में show है। क्या क्या? हेलो हेलो, minimum distance या minimum length which can be measured on main scale, that is what you have to take over here. And main scale के divisions जो हैं उनकी marking जो है that is at mm separation. तो मैंने बोला ये नॉर्मल वाला स्केल यहाँ पर है, यहाँ पर प्रिंटेड स्केल जो है दैट इज नॉर्मल वाला स्केल, सर समझ। ठीक है। और वर्नियर कैलिपर के अगर 100 मार्किंग्स, मेन स्केल के 91 मार्किंग्स के साथ 99 मार्किंग्स के साथ ये हो रहा है, तो व्हाट विल बी द लिस्ट काउंट इन दैट केस? 0.99। नहीं सर
0.0 mm. सब माइनस Point- में होगा। माइनस में है। वर्नियर स्केल के 100 डिविजन्स मेन स्केल के 99 डिविजन्स के साथ मैच कर रहे हो तो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा? दैट विल बी 0.01 0.01 mm. 0.01 ठीक है। स्फेरोमीटर वगैरह में मतलब वर्नियर में तो नहीं होता है, स्फेरोमीटर में एक्चुअली ये 99:100 का रहता है। तो यहाँ पर हमको 0.01 mm तक का एक्चुअल मेजरमेंट हम कर सकते हैं। स्क्रू गेज में भी इट्स नॉट 10 की मार्किंग नहीं रहती है, स्क्रू गेज में भी ज्यादा की मार्किंग रहती है, लेकिन स्क्रू गेज वाला जो रहता है वो 50 मार्किंग जनरल रहता है। ठीक है। स्फेरोमीटर में बोलिए सर कुछ नहीं हो गया। स्क्रू गेज में वर्नियर स्केल का 50 मार्किंग जो है मेन स्केल के 49 मार्किंग के साथ मैच कर रहा होता है। उसमें हमारा जो लीस्ट काउंट रहता है वो 0.02 mm रहता है। ठीक है। और स्फेरोमीटर में 99 मार्किंग्स ऑफ मेन स्केल के साथ 100 मार्किंग्स ऑफ वर्नियर या स्फेरोमीटर मैच कर रहा होता है एंड देयरफॉर इसका लिस्ट काउंट जो होता है वो इन जनरल 0.01 mm रहता है और इसका लिस्ट काउंट 0.02 mm रहता है। ठीक है। बाकी वर्नियर का 0.1 mm रहता है। हावेवर मतलब देयर बैरोमीटर से जो काउंट करेंगे वो ज्यादा प्रिसाइज होगा ना आंसर। ये ज्यादा प्रिसाइज होगा ऑब्वियसली, इट इज गोइंग टू हैव बेटर प्रिसीजन। ये उससे कम और इससे लिया गया उससे कम नॉर्मल स्केल से लेते हैं कोई मेजरमेंट, दैट इज गोइंग टू बी लेस प्रिसाइज देन एनी ऑफ देम। क्लियर? यस लीस्ट काउंट का ये फॉर्मूला ध्यान में रख लेना, इट विल बी ऑफ मच यूज। सर आप वो एक बार एमएसडी वीएसडी और मिनिमम डिस्टेंस ऑफ मेंस के लिए एक बार और क्या कर दूं उसको? सर एक बार और थोड़ा सा बता दो सर। देखो वीएसडी का मतलब है वर्नियर स्केल पर कितने डिविजन्स बनाए गए हैं। ठीक है। VSD is number of divisions on vernier scale. ठीक है। VSD का मतलब है नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। MSD का मतलब है नंबर ऑफ डिविजन्स number of divisions on main scale which is coincident with all the divisions. सर वर्नियर कैलिपर में मेन स्केल पहले से फिक्स रहती है ना? क्या? सर वर्नियर कैलिपर में मेन स्केल पहले से फिक्स रहती है ना या फिर वर्नियर स्केल? नहीं, मेन स्केल फिक्स रहता है। सर आपने लीस्ट काउंट के फॉर्मूले के बाद यही लिखा है ना अभी? क्या बोल रहे हो? सॉरी। सर जो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला था उसके बाद आपने डायरेक्टली यही लिखा है ना, मुझे सुनाई नहीं दे रहा था अभी। राइट। और between
consecutive divisions on main scale. Is it okay? यस सर। सर मतलब जो वर्नियर स्केल है सर, उसको हम डिटैच करके कोई दूसरा स्केल भी लगा सकते हैं और उसके वजह से हम वो लिस्ट काउंट निकालते हैं। अरे यार बच्चा, बुद्धू, यहाँ पर कोई और स्केल लगा दोगे तो वो थोड़ी ना दूसरा इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। ये इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं इससे। ये वर्नियर स्केल में वर्नियर कैलिपर जो होता है उस पे ये वाला मूविंग रहता है, ठीक है, एक फिक्स स्केल, और इस पे ये मूविंग रहता है। अब स्क्रू गेज अगर ढूंढने जाते हो, हाउ इज इट गोइंग टू लुक, मैं तुम लोगों को इंस्ट्रूमेंट्स दिखा देता हूँ, ठहर जाओ, वेट, I'll search it on Google and share it. Just a minute. So this is the structure of screw gauge, ठीक है। स्क्रू गेज के अंदर में दिस मार्किंग, ये सर्कुलर मार्किंग जो क्रिएट किया हुआ है, दिस इज एक्चुअली इट्स वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल, ठीक है, वर्नियर स्केल डिवीजन। So it does rotate. हाँ, इट रोटेट्स, यहाँ से स्क्रू कर सकते हैं, अनस्क्रू कर सकते हैं, उसी के हिसाब से ये आगे बढ़ता है या ये इस तरफ आता है, ठीक है। और ये जो होता है दिस इज कॉल्ड मेन स्केल मार्किंग्स, और मेन स्केल डिवीजन, ओके, ठीक है। अब इसमें भी लीस्ट काउंट, इसका अगर एक राउंड पूरा ओपन करते हैं और ये यहाँ पर जितने यूनिट्स राइट या लेफ्ट खा सकता है, ठीक है, तो दैट सिंपली मींस कि इसका इतना डिविजन्स जो है वो मेन स्केल के कितने लेंथ के साथ मैच कर रहा है, दैट वी कैन फाइंड आउट, ठीक है। मान लो इसका 50 डिविजन्स, 50 डिविजन्स इसके 2, 5 या 10 के साथ कॉन्साइड कर रहा है, तो 10 के साथ कॉन्साइड कर रहा है तो 10/50 1 माइनस, और उसके हिसाब से हमारा लीस्ट काउंट आ जाएगा। अगर इसका 50 जो है वो 49 के साथ मैच कर रहा है तो 1 माइनस 49/50, इस तरीके से लीस्ट काउंट आ जाएगा हमारा। फॉर्मूला इज गोइंग टू बी द सेम। इज इट क्लियर? ऑफ एरर, Sir, board is not visible. अच्छा, इट्स नॉट विजिबल, सॉरी, ओके, तो मैंने यही उसी फॉर्मूला को बस लिखा है और कुछ नहीं लिखा है अभी के टाइम पे। वंस वी आर डन विद दिस, यानी लीस्ट काउंटिंग के अंडरस्टैंडिंग होने के बाद, नाउ इट इज फॉर अप आई मीन वी आर अप फॉर अंडरस्टैंडिंग compounding of errors, compounding of errors, ठीक है। अब कंपाउंडिंग ऑफ एरर्स में हमारा ऐसा रहता है कि सपोज फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं और इस तरीके से हैं कि वी हैव टू ऐड देम वन फिजिकल क्वांटिटी और वन फिजिकल प्रॉपर्टी विथ अदर फिजिकल प्रॉपर्टी, एंड वी आर गोइंग टू गेट अ थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी। यानी दो फिजिकल प्रॉपर्टीज को ऑब्वियसली दोनों के यूनिट सेम रहेंगे तभी हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के केसेस में if physical quantities are being added, if two, और फिजिकल क्वांटिटीज कब ऐड की जा सकती हैं? if physical quantities, जब उनके यूनिट सेम हो, quantities are added
or subtracted. ठीक है, तो इंडिविजुअल के अंदर जैसे मान लो C इज इक्वल टू A प्लस बी है, ठीक है, और A में एरर जो है दैट इज इक्वल टू एरर इन A इज डेल्टा A and error in B is delta B. ठीक है, so error in C will be how much? That is what we want to know. That is delta C will be, or how it is going to be related to delta A and delta B. Sir, delta A plus delta B equals to delta C. Right, it's going to be delta C is going to be delta A plus delta B. अच्छा, अब यहाँ पर ऐसा होता है कि whether it is going to be plus or minus, ठीक है, it doesn't matter whether it is going to be plus or minus, in both the cases it's going to be plus only. ठीक है, अगर C plus C is equal to A plus B है या फिर A minus B है, ठीक है, दोनों ही केसेस में डेल्टा C जो रहेगा that will become equal to delta A plus delta B. Is it okay? ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है क्या माइनस वाले केस के लिए? हाँ सर। ओके, ठीक है, तो समझा देता हूँ, आई मीन इट्स नॉट वेरी बिग डील. सपोज ए की वैल्यू जो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं दैट इज 5.2 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर. इसका मतलब ए का क्या रेंज है? इट इज गोइंग टू लाई बिटवीन 4.9 सेंटीमीटर टू 5.5 सेंटीमीटर. ठीक है, और बी का लेंथ मान लो है 3.2 प्लस माइनस या 3.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर्स. So it is going to lie between 3.2 centimeter to 3.6 centimeter. ठीक है, अभी A C जो है वो क्या है? A माइनस B है, तो इसका मीन वैल्यू जो होगा दैट विल बी 5.2 माइनस 3.4 दैट इज 1.8 हो जाएगा. अब इसमें एरर जो होगा वो कितने का रहेगा? दैट इज समथिंग वी वांट टू फाइंड. तो एरर जो रहेगा वो कैसे आएगा हमको? ये मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, और इजंट इट इसका स्प्रेड जो होगा दैट इज गोइंग टू गिव मी द टोटल एरर का ये ना सर हाउ? मैक्सिमम माइनस मिनिमम करेंगे, ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट द मैक्सिमम डिफरेंस. इसका वैल्यू जब मैक्सिमम होगा, ए का वैल्यू जब मैक्सिमम होगा और बी का वैल्यू जब मिनिमम होगा, तो इससे हमको मैक्सिमम सेपरेशन या मैक्सिमम डिफरेंस जो होगा वो वाला पता चलेगा. तो इस केस में दिस वैल्यू इज हाउ मच? 1.2. इज इट ओके? सॉरी, 2.2. सर हम बी का मैक्सिमम और ए का मिनिमम ले सकते हैं. क्या क्या? सर हम ए का मिनिमम और बी का मैक्सिमम नहीं ले सकते. हाँ लेंगे ना, मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम. राइट, दैट इज गोइंग टू बी 1.3. इज इट ओके? ये Yes, बात sir. समझ में आ रही है? तो हेलो, ये कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? हाँ ठीक है, 2.3 रहेगा ये, और ये 1.3 रहेगा. ठीक है, अब 1.3 एंड 2.3 1.8 के अराउंड किस किस सेपरेशन पर है? इट इज प्लस माइनस 0.5. isn't it? So the minimum difference between these values is going to be 1.3 centimeter and maximum is going to be 2.3 centimeter.
राइट? यस सर। सर हाँ, सर आपने c इक्वल टू a माइनस बी लिया है सर, अगर c इक्वल टू a प्लस बी होता तो सिर्फ वो फर्क कितना होता है 5.2 प्लस 3.4 होता नहीं ना, नहीं, जैसे उसमें इतना भी है ना। सेम चीज रहता है। यहाँ पर इस ये दोनों ऐड हो जाते तो मिनिमम वैल्यू आता, ये दोनों ऐड हो जाते तो मैक्सिमम वैल्यू आता। तो एडिशन के टाइम पर तो क्लियर था कि वही चीज होगा, इट वुड हैव बिकम 8.6। ठीक है, सम ऑफ दीज वुड हैव बीन 8.6। यहाँ पर ऐड करेंगे इन दोनों को तो दिस इज गोइंग टू बी 9.1, और ये वाला ऐड करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी 8.1। तो यहाँ पर प्लस माइनस 5 दिखना ज्यादा इजी होता है। 0.5। सब्ट्रैक्शन वाले में प्लस माइनस 5 दिखना थोड़ा इतना ज्यादा एविडेंट नहीं होता है बच्चों को। दे जनरली फेस प्रॉब्लम इन दिस। ठीक है, so whether c is equal to a plus b or a minus b, error in c is always going to be given as delta a error in a plus error in b. Is this thing clear? सर यस। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को? सर सर आई वांट टू नोट इट नाउ। 1.2 उसके बाद क्या हुआ सर? 1.3 1.5 के बाद क्या हुआ मतलब? 1.3 और 2.3 के बाद नहीं, कुछ नहीं हुआ। 1.8 के रेस्पेक्ट में 1.3 किधर है? -0.5। और 2.3 किधर है? +0.5। So 1.8 plus minus 0.5 is the value which is being represented. This is the error which we are talking about, and this error is coming from adding 0.3 and 0.2. Clear? Is this thing clear to all of us? Yes, sir. Okay. The second part of it is, when you have to multiply, like it's c is equal to a into b. अगर इस तरीके का होता है तो एरर्स के बदले relative error in C is going to be equal to relative error in A plus relative error in B. Is it okay? And this is true for whether it is C is equal to A into B or it is A by B. दोनों के लिए ही यही चीज होता है। क्लियर है? It goes in similar fashion as this is. सब्ट्रैक्शन के टाइम पर जैसे ये क्रॉस करके हमने सब्ट्रैक्ट किया, वैसे ही रिलेटिव वाले को क्रॉस करके हम डिवाइड कर लेते हैं। तो मिनिमम वाले से मिनिमम वाले को डिवाइड करेंगे, मिनिमम वाले से मैक्सिमम वाले को डिवाइड करेंगे तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम वाले को मिनिमम वाले से डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और वो रिलेटिव का होता है इसलिए ये हमेशा प्लस ही होता है। दैट इज द रूल। डेरिवेशन कैसे होना है मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं बता दूंगा, या आप खुद भी कर सकते हो। जैसे c इज इक्वल टू c प्लस डेल्टा c विल बी इक्वल टू व्हाट? a प्लस डेल्टा a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस डेल्टा b, ऐसे हो जाएगा ना। और c इज इक्वल टू a इंटू b हमको पता है कि है, तो डेल्टा c इज इक्वल टू a डेल्टा b प्लस b डेल्टा a प्लस डेल्टा a इंटू डेल्टा b हो जाएगा। ए बी इज इक्वल टू सी। ठीक है ना? एक सेकेंड रुक जाओ। हेलो, हाँ, वन अगेन। Recording in progress. कुछ नहीं, मैंने बस ये बोला c प्लस डेल्टा सी इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा ए इंटू बी इंटू डेल्टा बी। अब a प्लस डेल्टा ए और b इंटू डेल्टा बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? एक ये 3 टर्म और इधर एक टर्म a इंटू बी आता। ठीक है ना? सर वो समझा ना हाँ, सर, लेकिन सर मतलब मैं सर ये c इक्वल से इनटू b सर, उसके बाद ये डेल्टा c अपॉन c इक्वल टू डेल्टा। अरे ये अभी आ रहा है ना, इसी को डिराइव कर।
वो समझा तो बस ये समझ गया, तो ये क्यों नहीं समझ में आया? समझ में आ जाएगा। तो C इज इक्वल टू A इंटू बी लिखा नहीं, वो कैंसिल हो गया डायरेक्टली। अब इस डेल्टा C को मैं C से डिवाइड कर देता हूँ और ये सारे टर्म को AB से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि C इज इक्वल टू AB है। तो दिस विल बिकम A इंटू डेल्टा B बाई AB प्लस B इंटू डेल्टा A बाई AB और प्लस डेल्टा A बाई A इंटू डेल्टा B बाई B, ठीक है। ये दोनों वैल्यू जो है बहुत छोटे छोटे रहेंगे रिलेटिवली, एंड देयरफॉर दे विल बिकम नेग्लिजिबल, ठीक है। क्यों रहेंगे छोटे छोटे बता दूंगा। देयरफॉर डेल्टा C बाई C विल बिकम इक्वल टू, A कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा B बाई B प्लस B भी कैंसिल, डेल्टा A बाई A। इज इट ओके? ये बात समझ में आ रही है? अब इसको समझ लो, ये क्यों नेग्लेक्ट कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर मान लो 0.3/52 है, 5.2 है, दिस इज 1/14 का रेशियो हो गया, और ये क्या हो गया 0.2/3.4, 1/17 हो गया। तो 1/14 या फिर 1/17 के रेस्पेक्ट में ये 1/14 इंटू 1/17 जो होगा, ये बहुत छोटा रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर हम वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो दिस इज गोइंग टू बी 0.07, दिस इज गोइंग टू बी रफली इक्वल टू 0.06, ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू बी 0.07/17, और it will become 0.0035 रफली, या मे बी 0.04 हो जाए। अब इनके कंपैरिजन में ये वैल्यू डेफिनेटली थोड़ी ज्यादा छोटी है। This will have not great impact on if these two are being added together. Am I making sense? ये दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, this is anyway going to become 1.3। अब ये आखिरी का 4 रहे या ना रहे, बहुत ज्यादा इस 0.13 को फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। That is why this part is neglected, and delta C by C becomes equal to delta B by B plus delta A by A, that is sum of relative errors in A and B. Is it okay? हेलो Yes, sir. पर सर वो उसका डेरिवेशन बता सकते हो क्या? किसका? above the C estimate, C equals to A plus B और A minus B वाला। इसका डेरिवेशन? हाँ सर, स्क्रीनशॉट ले लिया सर। Sir, हाँ can you बोलो। scroll down? हाँ बोलो। सर इसके बाद हाँ सर। सॉरी, सेकंड वाले का टाइटल होगा इफ टू फिजिकल क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइड। हाँ ठीक है, और यहीं पे हम लोग आज रुक जाएंगे। You guys can take a break for 15 minutes. Sir will join you in. Please we to put this Sir, slide. but sir told to join. हाँ वो लिखा है उन्होंने, मैं Sir, one more doubt, sir. Last. आप बोलिए ना। हेलो सर ज्वाइन ही नहीं। सर मुझे सिर्फ एक डाउट था कि सर वो जो आप जब भी लिखे थे ना सर तब मुझे मतलब सुनाई नहीं दे रहा था सर। ये आपने
C plus delta C A plus delta into B plus delta B मतलब कैसे लिखा था? क्या कैसे लिखा? C plus delta A, C और उसका एरर Sir, वाला C plus वैल्यू delta will C be is equal into to A A plus into B, एरर B प्लस plus एरर delta वाला A. वैल्यू एंड B into उसका एरर वाला वैल्यू। ये दोनों के एरर वैल्यू पे इसको तो ऐसे ही लिखेंगे ना, C प्लस उसका एरर वैल्यू। हाँ सर समझा। सर ऐसे तो C माइनस डेल्टा C और A माइनस डेल्टा। क्या करना है, सॉरी? सर ऐसे तो C माइनस डेल्टा C is equal to A माइनस डेल्टा A into B माइनस डेल्टा, ये हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल हो सकता है, कहाँ मना कर रहा हूँ। ये हाँ माइनस रहता है, बट माइनस रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर दोनों जगह पे माइनस आ जाएगा। ये प्लस रहेगा या फिर माइनस रहेगा, प्लस रहेगा या माइनस रहेगा, और यहाँ पे भी प्लस माइनस रहेगा। जब माइनस वाला लेंगे तो सबका माइनस वाला लेंगे फिर भी प्लस हो जाएगा, और जब प्लस वाला लेंगे तब सबका प्लस वाला लेंगे तो भी प्लस हो जाएगा। इसलिए ये यहाँ पे तो ठीक है, बट यहाँ पर आने के बाद सिर्फ प्लस प्लस रह जाता है, माइनस कभी नहीं रहता है। ठीक है, हाँ सर। ओके, चलो नोट कर लो। अब मैं मीटिंग बंद कर रहा हूँ, तभी सर कर पाएंगे लॉग सर इन। हो गया। ओके, बाय फॉर नाउ। सर नाउ व्हेन टू जॉइन मतलब मैथ्स लेक्चर 11:15 में, 11:15 में। हाँ सर।